हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटनाचक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की इस वीडियो सीरीज़ में आज की वीडियो में मौर्यकाल संबंधी जो क्वेश्चन रह गए थे उसके बारे में बात करेंगे। तो 107 क्वेश्चन तक हम देख चुके थे। तो आज पहला क्वेश्चन है कि मौर्यकाल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता। तो मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरों का प्रशासक होता था। ठीक है, तो इन तीनों का पता चल गया। प्रदेष्टा क्या कर रहा है? विषयों या कमिश्नरों का प्रशासक। विषय मतलब जैसे कि आज के टाइम पर जिले, उस तरीके से। अब है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो तौल माप का प्रभारी कौन था? पोतवाध्यक्ष। तो ये सीताध्यक्ष हमने देख ही लिया। पण्याध्यक्ष ये वाणिज्य वाला हो जाएगा। सूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का है ना, मतलब ऐसे करके याद किया था कि सब सूना सूना कर देता है, यानी सबको मार देता है, इस तरीके से कुछ मतलब याद करने के लिए। जब इसकी समरी पड़ी थी उस टाइम हमने देखा था। तो मौर्य युगीन अधिकारी पोताध्यक्ष तौल माप का प्रभारी था। पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा शून्याध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रभारी था। ठीक है, एक चीज़ और देखो, इसमें जो विषय दिया है ना, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो उसका साम्राज्य था उसके मतलब प्रशासन के लिए किस तरीके से इकाइयों में विभाजित किया गया था, है ना। जैसे प्रांत है, विषय है, इस तरीके से ग्राम है, भुक्ति भी मिलता है देखने को। भुक्ति शायद गुप्त काल में या मौर्य काल में ही। तो इसके साम्राज्य के मतलब प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य की जो इकाइयाँ थी उनके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। हो सकता है इसमें होगा कहीं ना कहीं। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मार्ग निर्माण। ठीक है, तो एग्रो को मतलब एग्रीकल्चर से रिलेट करके कृषि की तरफ नहीं मुड़ना है, ये ध्यान रखना है। कृषि के लिए हमें एक वर्ड याद रखना है, सीता। तो जहाँ सीता आएगा वो कृषि संबंधित कुछ ना कुछ होगा, है ना, बस ये याद रखना। तो मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 टेड़ियों की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव से संबंधित था। मतलब कुल मिला के एग्रोनोमी का कार्य था मार्ग निर्माण का काम। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो पंकोदक सन्निरोधे, देखो अगर पंख का मतलब समझ आएगा ना तो हम इसे थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि पंख मीन्स क्या होता है? कीचड़। जैसे पंकज, पंकज मीन्स क्या होता है? कमल, है ना। तो पंकज, पंख यानी कीचड़, और ज मतलब उसमें अज मतलब जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कमल, पंकज, इसीलिए कमल को पंकज कहा जाता है। तो पंख मीन्स कीचड़। तो अगर हमें इसका मतलब इस तद्भव का अगर हमें पता होगा, सॉरी तत्सम का जो अर्थ है वो अगर हमें पता होगा तो हम बता पाएंगे कि कीचड़ जहाँ आ रहा होगा वो इसका आंसर होगा। तो इसमें कीचड़ कहाँ आ रहा है? यहाँ। तो सड़क पर कीचड़ फेंकने पर मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला ये कर था, है ना। तो जैसे हिस्ट्री के जब मेंस के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें ना इस तरीके के एग्जांपल जब लिखते हैं तो क्वेश्चन मतलब काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे मान लो मौर्य काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन आए कि भाई प्रशासन जो था उसका कैसे, उसकी गुणवत्ता के बारे में बताइए, मतलब XYZ इस तरीके का कुछ भी, तो हम वहाँ पे दिखा सकते हैं कि और वो भी आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर रिलेट करके दिखाएंगे ना चीज़ों को तो और ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो उसके लिए मतलब बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन फिर भी स्वच्छता जो है ना उस स्तर पर नहीं आ पाई है ना, जैसा मतलब लक्ष्य रखा गया था। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि जैसे मौर्य काल में इस तरीके से जो टैक्स लगाया जाता था, ऐसा कुछ किया जा सकता है, मतलब इस तरीके से। तो जब करंट के साथ भी रिलेट करेंगे ना हिस्ट्री को, तो काफ़ी अच्छा रहता है। इससे पता चलता है कि हाँ, हम कितना ब्रॉड सोच पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है कि मतलब यहाँ पे अधिकारी दिए हैं और उनका कार्य दिया है। तो अब जो तलार है, तलार का मतलब है कि रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। ठीक है, तलार। पट्टकोल, पट्टकोल का मतलब है कि ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी। सहसाधिपति, चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। बलाधिपति, चुंगी का सुरक्षक। ठीक है, अब है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का। अब जो ये इसमें तीनों चारों दे रखे हैं ना, तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल दे रखा है यहाँ पे
कि वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म के समय से पहले की है। गौतम बुद्ध का जन्म कब का है? 563 ईसा पूर्व का। और महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था, वैशाली में। मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में बता रखा है कि ये जो जगह हैं ये क्यों फेमस है। तो वैशाली का हमें पता चल गया। अब है कि नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तो नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना कहाँ हुई थी? गुप्त काल में, और इससे कुमारगुप्त का नाम जोड़ के देखा जाता है। ठीक है। अब है नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। ओके। अब है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो धर्मस्थी और कंटक शोधन। तो कंटक शोधन मतलब जो ये कंटक शोधन कैसे केस को सुनता था, जिसमें मतलब क्राइम इन्वॉल्व हो, इस तरीके का, मतलब चोरी डकैती मर्डर इस टाइप का। और धर्मस्थी उससे अलग, जैसे कि कर्ण जो दीवानी मामले जिन्हें बोलते हैं ना, पैसे वगैरह लेन देन से संबंधित, कर वगैरह इससे संबंधित। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थी तथा कंटक शोधन। धर्मस्थी दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रदेष्टा कौन था? तो प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। तो व्यवहारिक जो था वो दीवानी न्यायालय का यानी धर्मस्थीय का, और जो प्रदेष्टा था वो कंटक शोधन का न्यायाधीश था। ठीक है। फिर है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपदा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। यानी जैसे वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके लिए योग्यता निर्धारित की गई है, उसी तरीके से उस समय क्या योग्यता थी, तो उनका मतलब जो चरित्र है वो कैसा है, मतलब वो भ्रष्टाचार में वगैरह में इस इत्यादि में संलिप्त तो नहीं है, इस तरीके से, है ना। तो अब है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये मागध का। अब देखो इसमें ना ये तीनों चारों पता होने चाहिए कि इनका मतलब क्या है। श्रमण जो घूमने वाला है, ये भी घूम फिर के जो, और परिव्राजक ये भी मतलब एक तरीके से भिक्षु से संबंधित हैं। ये हम उसमें जब बौद्ध काल कर रहे थे तब हम पढ़ चुके हैं इसे। तो जो खासकर ना देखो ये यूपीएससी का ही है। यूपीएससी में इस तरीके के शब्द दे के पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अभी हम घटना चक्र कर रहे हैं, अगर इस तरीके से सब पे जाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अभी सिर्फ इसमें इतना ही करा दे रहे हैं। इसका मतलब पूरा कुछ जो वर्ड्स हैं, इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, करीब 40-50 हैं, तो वो एक साथ लिखे हुए हैं। तो टाइम मिले मतलब देखते हैं इसमें, या फिर बाद में कोई एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के कुछ इस तरीके से जो पॉइंट है, जैसे कि अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं तो किससे क्या मिला है, कुछ मैप हो गए इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से संबंधित, क्योंकि मैप देख के अच्छे से याद हो जाता है, या फिर इस तरीके की जो शब्दावली हैं ये हो गई, तो वो एक साथ कर लेंगे किसी और वीडियो में। अभी इसमें घटना चक्र को लेके चलते हैं। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो द्रविड़ों ने। तो मतलब जो ग्राम पंचायत व्यवस्था है वो सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलती है हमें? द्रविड़ों में। ठीक है। और द्रविड़ों में भी, द्रविड़ मतलब जो दक्षिण की तरफ जो शासक थे, और उसमें भी अगर हम राजवंश की बात करें तो कौन सा? चोलों, है ना। चोलों के काल में ग्राम स्वायत्तता जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जो गाँव थे उनको अपना प्रशासन स्वयं चलाने की काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी हद तक उनको रियायत दी गई थी। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ये हमने देखा था चाणक्य का अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो मनुस्मृति में, है ना। मतलब यहाँ पे जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र उसमें है कि अगर पति ने छोड़ दिया है पत्नी को तो वो उसको तलाक दे सकती है, यानी दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन मनुस्मृति में पुनर्विवाह के लिए मना किया गया है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? तो व्रात्य क्षत्रिय का। जैसे कि मतलब
कोई बाहर का व्यक्ति आया, यानी भारत से बाहर का कोई विदेशी आया, तो उसको क्या कहा जाता था? व्रात्य क्षत्रिय। किसके अनुसार? मनु के अनुसार। हालांकि मलेच्छ इत्यादि भी नाम मिलते हैं विदेशियों के लिए। अब है कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, मतलब इनका क्रम लगाना है कि कौन किस समय आया। ठीक है, तो मेगस्थनीज सबसे पहले आया। अभी हम मौर्यकाल पढ़ रहे हैं तो मेगस्थनीज हमने पढ़ा ही था। बाकी ये सारे हम बाद में पढ़ पाएंगे, मतलब समझ पाएंगे कि ये कब आए, क्योंकि जब हम पढ़ लेंगे इनके बारे में, क्योंकि अभी आया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसमें दे रखा है तो क्रम लगा लेते हैं इनका। तो सबसे पहले मेगस्थनीज, फिर फायान, फिर हेनसांग एंड इत्सिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब जो राजा हैं या शासक हैं उनकी उपाधि के बारे में दे रखा है कि उपाधि कह लो या नाम कह लो, उनके अन्य नाम। तो चंद्रगुप्त का अन्य नाम क्या है? सैंड्रोकोट्स। कई बार हमने देखा है, विलियम जोन्स ने सबसे पहली बार मतलब इसको प्रमाणित किया था कि सैंड्रोकोट्स कौन है? चंद्रगुप्त है ना। तो चंद्रगुप्त का मतलब सैंड्रोकोट्स। बिंदुसार को कहा गया अमित्रघात, अमित्र मतलब शत्रुओं को नाश करने वाला। फिर है अशोक, पियदसी, ये तो हमने काफ़ी बार पढ़ा है। चाणक्य, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, है ना। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। जो हर्यक वंश से पहले जो वंश था ना, बृहदत्त वंश, उसका तो बृहदत्त था ही। जो शासन था, इसका भी अंतिम शासक बृहदत्त था। और इसकी हत्या किसने की थी? तो शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में। अब है कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, मतलब अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, तो सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कंड ने की थी, और उसने राज सिंहासन हत्या लिया था। यानी जो शुंग वंश आता है उसके बाद कंड वंश की स्थापना होती है, और कंड वंश भी ऐसे ही आता है जैसे शुंग वंश आया था। उसने अपने जो राजा था उसकी हत्या करी, और जो कंड था, जो वासुदेव कंड था, इसने अपने जो राजा था देवभूति उसकी हत्या करी। यानी पहले मौर्य, और फिर ये शुंग, और फिर ये कंड। आंध्र ने कंड राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो आंध्र ने कंड राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित नहीं किया था। ठीक है, एक बार इसे देख लेते हैं। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्र द्वारा मारा गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कंड शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सेमुक द्वारा मार डाला गया था। तो आंध्र के कंडू राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया गया आंध्र ने। तो इसमें दे रखा कि वो किसने किया था? आंध्र जातीय भृत्य था सिमुक। ठीक है, मौर्य काल में प्रणयम था। तो मतलब प्रणयम का मतलब क्या है? मौर्य काल में एक प्रणयम शब्द प्रचलित है, तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है आपातकालीन कर। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो ये हमने देखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था, सॉरी सेनापति ने, राज्यपाल, स्थानीय राज्यपाल। और रुद्रदामन जो है उसका जूनागढ़ अभिलेख है, उससे हमें पता चलता है। और रुद्रदामन ने फिर उस झील का, उस जलाशय का मतलब पुनर्निर्माण कराया था, उसको उसका जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, तो इससे कौन कौन जुड़े हैं गिरनार वाली जल संसाधन व्यवस्था से? तो चंद्रगुप्त मौर्य और रुद्रदामन। ठीक है, आंसर इसमें यहाँ पे लिखा भी है 2 और 3। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया तो चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है? तो चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो यही सेम क्वेश्चन। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। ठीक है, कौन सही नहीं पूछा है, तो 4 गुफाएं हैं ये तो ठीक है। फिर है कि 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख, जैसे कर्णचौपड़, सुदामा और वाकपीठ। तो 3 गुफाओं पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ठीक है, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी बात सही है, हमने पढ़ी थी। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। देखो अशोक के काल के हैं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कैसे होंगे?
अगर अशोक के काल में थोड़ा बहुत पता होगा, 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध तो मतलब पता ही होगा, है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में आता रहता है और वो पता ही रहता है मोस्टली। तो उससे भी हम सोच सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के तो कैसे ही होगा। तो ये मतलब इसमें गलत पूछा है तो आंसर होगा इसका डी। बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियां हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के लेख उत्कीर्ण है। चौथी गुफा लोमस ऋषि गुफा में मोखरी शासक अनंत वर्मन का उल्लेख है। इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। तो 3 गुफा वो अशोक वाली होगी, सुदामा, कट चौपर और वाकपी, और चौथी गुफा हो गई लोमस ऋषि की गुफा। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्यकाल 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ठीक है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो वो परखम। जो यक्ष यक्षिणी है, ये एक तरीके से मतलब स्वर्गीय देवगण कह सकते हैं। तो ये यक्ष यक्षिणी जो है ना, ये उत्तर भारत में भी मिलते हैं और दक्षिण भारत में भी। तो ये मंदिर इत्यादि में या फिर इनकी मूर्तियां बनाई जाती थी, बाहरी दीवारों पे या फिर अंदर भी। तो यक्ष और यक्षिणी है ना। तो मौर्य काल के यक्ष यक्षिणी की काफ़ी सुंदर मूर्तियां हैं। जब इसके वास्तुकला इत्यादि के बारे में जब पढ़ते हैं तो इनका जिक्र आता है। तो किस स्थान से प्राप्त हुई है यक्ष की मूर्ति? मौर्यकालीन संबंधी, तो वो परकम, ये ध्यान रखना है। मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियाँ यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है। तो मणिभद्र क्या है? यक्ष की मूर्ति है वो, है ना, यक्ष की मूर्ति है, उसको मणिभद्र कहा जाता है। मौर्यकालीन है वो, जिसका संबंध मौर्यकाल से है। मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि परखम से मिली है। अब यहाँ पे मतलब ये जो जगह हैं ये किस लिए फेमस हैं, किस लिए जाना जाता है इनको, तो उससे मिलान करना है। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, ये सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, मतलब पहला जो बुद्ध ने उपदेश दिया था तो सारनाथ में ही दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन। अब है राजगिरी। तो राजगिरी में लायन कैपिटल ऑफ अशोक, ये तो नहीं है, राजगिरी के बारे में हमने कब पढ़ा। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, मतलब जो बुद्ध की शिक्षा थी उनको सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान। तो सही बात है, नालंदा थी ना वो, मतलब यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था जहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। तो यही बस यहाँ पे दे रखा है, कुछ नहीं, कोई ऐसी कोई खास बात है नहीं इसमें, सेम है। अब है कि मौर्योत्तर काल। तो ये मौर्योत्तर काल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, छोटा सा ही है, एक ही वीडियो में ये सारा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।